अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कोर्स से और प्रीवियस लेक्चर से बहुत कुछ लर्न किया होगा। आज हमारे मेजर डिस्कशन टॉपिक जो है वो है किस तरीके से हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को एसपीएसएस में कैलकुलेट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि सर थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दें कि हम फैक्टर लोडिंग में किस तरीके से हम फैक्टर लोडिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आज जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब आप इसको एज अ रिसर्चर के तौर पर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगी। तो इन प्रॉब्लम्स को या इन हार्डल को किस तरीके से टैकल किया जाता है, किस तरीके से हैंडल किया जाता है, आज उसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन होगी इस लेक्चर के अंदर। इस कोर्स का मकसद ही यही है कि आपको ए टू जी तमाम कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ आसानी के साथ बल्कि उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर सकें अपने रिसर्च थीसिस के अंदर, साइनॉप्सिस के अंदर, रिसर्च प्रपोजल के अंदर या फिर रिसर्च पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से इन डेप्थ तमाम लेक्चर्स को सुने ताकि आप इससे लर्न कर सकें। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन पूरी वीडियो को देखें, लेक्चर को सुने ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो व्हाट इज कंपोजिट रिलायबिलिटी? बेसिकली हम रिलायबिलिटी को बोथ वे से मेजर कर सकते हैं। क्रोनबा अल्फा के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं और कंपोजिट रिलायबिलिटी के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। मकसद क्या होता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को यूज करते हैं। इसको हम जो है वो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी भी कह देते हैं। और मकसद क्या होता है, हाउ कंसिस्टेंटली अ मेथड मेजर समथिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कंपोजिट रिलायबिलिटी में जो हम कैलकुलेट करते हैं कंपोजिट रिलायबिलिटी, वो फैक्टर लोडिंग एनालिसिस के बेस के ऊपर हम मेजर करते हैं। और सीआर की जो वैल्यू है ये मोर देन 0.7 होनी चाहिए। कुछ रिसर्चर की जो उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक 0.5 से अबव भी हो तो इट्स ओके, बट मोस्टली हायर एट ऑल के मुताबिक 0.7 से अबव कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोनबा अल्फा एंड कंपोजिट रिलायबिलिटी? बेसिकली दोनों मेजरमेंट का मकसद ही इंटरनल कंसिस्टेंसी को ही चेक करना है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जब हम क्रोनबा अल्फा को यूज करते हैं तो हम उन रिसर्च मॉडल के में हम इसको यूज करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है जो कि हमने अपने रिसर्च के अंदर यूज की हैं वो उसके लिए कोई वैलिड इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट डेवलप ना हो या पहले से एग्जिस्ट ना करे। इन दिस केस हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं और क्रोनबा अल्फा की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसका वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इसका जो मॉडल है वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, तो इन दिस केस हम सी को यूज करते हैं। अगर हमारे पास जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो प्रीवियस डिफरेंट रिसर्च स्टडीज के अंदर यूज हो चुके हैं और इसकी प्रॉपर जो है वो मेजरमेंट मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, इन दिस केस वी कंडक्ट एंड कैलकुलेट कंपोजिट रिलायबिलिटी। तो फिर हम इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए कंपोजिट रिलायबिलिटी को के टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। मोस्टली जब हम सीए को कंडक्ट करते हैं तो एसपीएसएस में इसका जो फंक्शन मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का हम एसपीएसएस में कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपोजिट रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो कंपोजिट रिलायबिलिटी को हम एसपीएसएस के अंदर
जो है वो उसको रन नहीं कर सकते, क्योंकि SPSS में इसका ऑप्शन मौजूद नहीं होता। हाँ, लेकिन अलबत्ता हम एक्सेल की शीट के अंदर या मैनुअली तौर पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली एमओस और स्मार्ट PLS को अगर हम यूज़ करें सॉफ्टवेयर को, तो उनके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, हम डायरेक्टली वहाँ पे कंपोजिट रिलायबिलिटी को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम किस तरीके से कंपोजिट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट जो है बहुत इजी मेथड है, फार्मूला यूज करने के बजाय अगर इस वेबसाइट पे आप जाएं, ठीक है, thestatisticalmind.com और /composite reliability आप लिखें तो आपके पास जो है एक कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, जिससे हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो है यूज फार्मूला इन एक्सेल, हम एक्सेल में फार्मूले के थ्रू भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोथ वे से इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट के ऊपर हम चलते हैं गूगल और यहाँ पे अगर आप लिखें दी स्टैटिस्टिकल माइंड कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये ऑलरेडी सर्च है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट के ऊपर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर है कंपोजिट रिलायबिलिटी कैलकुलेटर फर्स्ट के ऊपर, इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको जो टेबल है ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ पे जो आपके फैक्टर लोडिंग है, ठीक है, जो हम कंपोजिट रिलायबिलिटी की जो भी हमारे पास फैक्टर लोडिंग है, हम अगर यहाँ पे वो लोडिंग पुट कर लें, ठीक है, ऐड कर लें, तो हमारे पास जो है यहाँ पे डायरेक्टली कंपोजिट रिलायबिलिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, तो कोई इशू हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। तो हम ज़रा इसको रीसेट करते हैं फॉर्म को, ठीक है, यहाँ से गो टू द कैलकुलेटर, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैम्डा की वैल्यू, ये मैं आपको एक्सेल में फिर करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये फैक्टर लोडिंग की वैल्यू है 0.656 है। हम कोई भी वैल्यू जो है एज अ आपको सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पे 0.656, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। एक और फैक्टर लोडिंग है हमारे पास, ठीक है, 0.678 है। फिर एक और आइटम हम इसको मैं ऐड कर लेते हैं 759 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो हो रही है कंपोजिट रिलायबिलिटी की 0.741। तो आप इस तरह ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी कंपोजिट रिलायबिलिटी को जो है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई आइटम यहाँ पे डिलीट करनी है तो सिंपल वे से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको शो करवा रहा है कि कंपोजिट रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास तरीका है। सेकंड, अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरीके से SPSS के अंदर जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SPSS में हम आए यहाँ पे, तो कंपोजिट रिलायबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करना होता है, ताकि हमें फैक्टर लोडिंग का पता चले कि हमारी फैक्टर लोडिंग क्या है, और उन फैक्टर लोडिंग के बेस के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, कंपोजिट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये SPSS की डेटा शीट है, तो एनालाइज को क्लिक किया और यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन, और डायमेंशन रिडक्शन में फैक्टर को क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने वो वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स के आइटम्स उठाने हैं जो कि स्टडी के अंदर जिसको हम मेजर कर रहे हैं आइटम्स के थ्रू, ठीक है। तो FK1 से SB8 तक हमारे पास जो आइटम्स हैं,
हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो ऑप्शन में हमने इसमें से कोई भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैमा एंड बार्टलेट टेस्ट ऑफ सेपरेसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती फैक्टर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए। एक्सट्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस ऑन ईजन वैल्यू, यहाँ पे 1 है कि तमाम जो फैक्टर हैं जो आइटम्स हैं वो एक ही फैक्टर के ऊपर लोड हो रही हैं, और फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर टू द एक्सट्रैक्ट। हम अगर स्टडी के अंदर आपने कोई आपके पास जो वेरिएबल है वो आप फिक्स रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप हमारे स्टडी के अंदर 5 जो वेरिएबल हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रैक्ट हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। इसका मैं आपको डिटेल में बताता चलूँ कि फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 1 के ऊपर ईजन वैल्यू के ऊपर हम टेबल को एग्जामिन करते हैं, और फिर हम इसको दोबारा से देखते हैं कि फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर के ऊपर टेबल के अंदर रोटेशन टेबल के अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हम फर्स्ट के ऊपर ईजन वैल्यू के ऊपर 1 के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इसको कंटिन्यू किया। इसके बाद रोटेशन में वेरीमैक्स रोटेशन को यूज करते हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के लिए। आप बाकी को भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिसर्च एनालिसिस एंड स्टडी। तो यहाँ पे वेरीमैक्स को सेलेक्ट किया, ओके। और इसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पे हम प्रेस स्मॉल कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो हम वैल्यू है ये 0.50 से अबाउ अगर वैल्यू हो तो, या 50 हो 0.50, तो वो वैल्यू शो होनी चाहिए टेबल के अंदर, उससे कम वाली शो ना हो। तो ये प्रेस कर देता है टेबल की वैल्यूज को। तो कंटिन्यू किया और इसके साथ ही ओके, ठीक है। तो हमारा जो इस आउटपुट में जो मेन हमारा फोकस है वो है रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर लोडिंग हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो फैक्टर है ये वेरिएंस एक्सप्लेन्ड का है। यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर जनरेट हुए हैं ये 13 है, ठीक है, सॉरी 12 है, ठीक है। 12 फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब इट्स मीन के अगर इनकी जो वैल्यू है, फैक्टर तब जनरेट होता है जब उसकी वैल्यू 1 या 1 से अबव हो, ठीक है। तो जब हम ईजन वैल्यू 1 हो, ठीक है, यानी एक ही फैक्टर के ऊपर तमाम आइटम्स को लोड कर रहे हैं, तो फिर इन दिस केस हमारे पास जो रोटेटेड का जो टेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें आप 12 तक है फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रही है। अब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको मतलब कि अंडरस्टैंड करना, क्योंकि यहाँ पे अब अगर इसमें देखिए हमारे पास F1 को देखें तो F1 के अंदर जो लोडेड वैल्यू है, FK1 भी ठीक है, FK2 भी सही जगह पे लोड हुई है, FK3 भी लोड सही हुई है 4 कॉलम में। FK4 यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 से कम है, ठीक है। FK5 भी सही लोड हुई है। इसी तरीके से अगर FSI को देखें तो यहाँ पे ये इकट्ठी लोड हुई हैं एक ही जगह के ऊपर, लेकिन यहाँ पे FS4 और FS5 शो नहीं हो रही। इट्स मीन कि इनकी जो वैल्यू है ये 0.5 से कम है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं IS1, IS2, तो ये तो यहाँ पे एक जगह के ऊपर लोड हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये इसको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 वाले यहाँ पे लोड तो हुई हैं, लेकिन जो IS3 है ये यहाँ पे भी लोड हो रही है और यहाँ पे भी लोड हो रही है। तो इसमें फिर ये होता है कि जो वैल्यू बड़ी हो, हम अगर इसको लेना चाहते हैं 10 को, ठीक है, जो कि एक जगह पे लोड हो रही है, तो हम ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी जहाँ पे ज्यादा वैल्यूज लोड हो रही हैं एक ही कॉलम में एक ही जगह के ऊपर, तो हम उन वैल्यूज को
जो है वो मतलब कि अपने टेबल के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं और बाकी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है IS 4, 5, 6 ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये डिफरेंट जगह के ऊपर जो है लोड हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो इसका जो मकसद है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि असल में ये लोडिंग का, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो FK1 है, ठीक है, तो FK1, FK2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये फैक्टर लोडिंग का मतलब है कि जो ये आइटम्स के जो भी वैल्यूज हैं उनका जो कंपैरिजन करना है इस ही वैल्यूज के, यानी इन आइटम्स के उनकी अपनी वैल्यूज के साथ हमने कंपैरिजन करना होता है फैक्टर लोडिंग के अंदर। अगर इन आइटम्स की एक वेरिएबल्स की जो आइटम्स हैं, मीन टू से कि ये FK5 तक, FK1 से FK5 तक, अगर ये तमाम जो आइटम्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं ये आपस में ज्यादा एक दूसरे सिग्निफिकेंटली एक दूसरे के सिमिलर हो, तो इन दिस केस उनकी वैल्यूज एक जैसी हो, तो हम इसको कहते हैं कि जो फैक्टर लोडिंग है ये सिग्निफिकेंट है और एक ही जगह के ऊपर जो है ये लोड हो रही है। और सेकंड जो है उसका फिर ये भी देखना होता है कि जो दूसरे वेरिएबल के आइटम्स के साथ कितनी डिफरेंस है। ये मस्ट श्योर होना चाहिए कि जिस तरह FS1, FS2, अब ये एक दूसरे वेरिएबल के आइटम्स है और उनकी वैल्यूज है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये दूसरे जो आइटम्स की वैल्यूज हैं उनसे डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज आइटम्स का मतलब कि एक ही जगह के ऊपर लोड हो रही हैं और सिग्निफिकेंट लोड हो रही हैं, तो जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यू होगी वो भी मैक्सिमम होगी, यानी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि हमने अब इसको इगन वैल्यू 1 में जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। ठीक है, हमारे पास जो 12 फैक्टर्स हैं वो जनरेट होते हैं। अब हम दोबारा से इसको फिक्स करते हैं फैक्टर्स को, तो एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन और फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आया। यहाँ पे हमने जस्ट एक्सट्रैक्शन है, तो एक्सट्रैक्शन में हमारे पास इस रिसर्च मॉडल में 5 वेरिएबल हैं। ठीक है, फैक्टर जो हमारे पास हैं वो 5 हैं, तो इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, रोटेशन में हमारे पास वेरी मैक्स पहले ही चेक्ड है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास ठीक है स्प्रेस स्मॉल कोफिशिएंट है, कंटिन्यू, और इसके साथ हम क्या करेंगे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने फिक्स के थ्रू किया, तो फिक्स में हम देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। अब रोटेटिंग कंपोनेंट मैट्रिक्स में हमारे पास जो फैक्टर जनरेट हुए हैं ये 5, तो मोस्टली जो यूज होता है वो इगन वैल्यू ही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपना रिसर्च थीसिस के दौरान जब ज़्यादा फैक्टर आपको शो हो रहे हों, जनरेट हो रहे हैं, तो आप इन दिस केस आप फिक्स कर लें ताकि आपको बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग हो और आप इजीली जो अपना जो डेटा वगैरह है उसके ऊपर दूसरे एनालिसिस को भी रन कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूज हैं, इसमें आप 3 के ऊपर है FK1 और FK2 सही जगह पे लोड हो रहे हैं, FK5 भी सही जगह पे लोड हो रहा है एक ही जगह पे, लेकिन FS2, FS3, FS4 ठीक है ये कहाँ पे लोड हो रहे हैं, ये FK1, FK2 और FK3 यहाँ पे इनके साथ लोड हो रहे हैं। तो इट्स मीन के FS2, 3, 4 यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इन दिस केस अगर इस तरह के जो आइटम्स हैं जो कि किसी दूसरे आइटम्स के साथ लोड हो रहे हैं, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, मतलब कि रिमूव कर देते हैं अपने डेटा में से।
और अपने रिसर्च थीसिस के अंदर फिर हम बाकायदा तौर पे वहाँ पे लिखते भी हैं कि हमने इन आइटम्स को जो है वो रिमूव किया, एक्सक्लूड कर दिया अपने डेटा के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट था वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आ रहा था, या जो हमें एज पर थ्रेश होल्ड चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं IS 1 2 3 यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, इट्स मीन के वैल्यूज शो नहीं हो रहे हैं कि 0.5 से कम है। और अगर ये एक से ज़्यादा जगह के ऊपर आइटम्स एक ही वेरिएबल की लोड हो रही हैं तो हम उसको फिर रिमूव कर लेते हैं, या फिर हम मज़ीद डेटा इकट्ठा करके उसको सही करते हैं, मतलब कि अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं जो SB यहाँ पे ये वाला SB 3 4 5 ये सही जगह पे लोड हो रहे हैं, तो हम इस तरह के जो हैं जो एक ही जगह के ऊपर लोड हो रहे हैं उन तमाम आइटम्स को हम अपने डाटा के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम फिक्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब हमने फार्मूला एक्सेल के फार्मूले के थ्रू हमने ये फैक्टर लोडिंग को कॉपी करना है यहाँ से, और फार्मूले में इस फैक्टर लोडिंग की बुनियाद के ऊपर हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से डबल क्लिक आपने करना है तो ये टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, तो हम इसमें से जो है ये 0.5 0.6 56 0.678 और 0.614, ठीक है, ये वैल्यूज हैं एफ के फाइनेंशियल नॉलेज की। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये इनकी वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब हमारे पास जो है एक्सेल के फार्मूले के थ्रू भी हम कंपोजिट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट रिलायबिलिटी का फार्मूला है और ये एवरेज का वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का फार्मूला है। तो हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर ये जो हमारा लैम्डा है ये बेसिकली ये हमारे फैक्टर लोडिंग है जो कि हमने SPSS के एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस के ऊपर जो आउटपुट विंडो में जनरेट हुई थी हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया। तो ये फर्स्ट वेरिएबल है, ये उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन और इसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई इसको करना है फिर इसी की वैल्यू के साथ, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिएगा इजी वे से, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, माइनस और इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम जब इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम अब कंपोजिट रिलायबिलिटी को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट रिलायबिलिटी तो इक्वल का साइन, ठीक है, फर्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे सम, ठीक है, और ब्रैकेट, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसका लेमडा का एक दफा हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सम लेना है, सम लेमडा का। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें सम, और फिर इस इन्हीं की वैल्यूज को दोबारा लेमडा की, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड का साइन है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ब्रैकेट, और इसी को आप कॉपी कर लें एज इट इज, कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और प्लस 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास है। तो हम यहाँ से सिंपली और क्लोज किया ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ फार्मूले में देख सकते हैं कि बेसिकली जब लेमडा का स्क्वायर हो तो इट्स मीन कि हम फिर क्या करते हैं, दो दफ़ा, मतलब कि एक लेमडा को जब मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा से तो हमारे पास स्क्वायर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसका स्क्वायर लिया, लेमडा स्क्वायर,
और इसके बाद डिवाइड किया एज इट इज़ हमारे पास जो फार्मूले के थ्रू है, ठीक है, लेमडा स्क्वायर और प्लस किया 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब सिंपल है, हमारे पास जो समीशन लेमडा है उसको हमने करना है डिवाइड करना है एन के ऊपर। तो समीशन मीन कि हम सम अप करते हैं, ठीक है, इस वैल्यूज को। तो इक्वल सम और ब्रैकेट और लेमडा स्क्वायर हमने इसको सिलेक्ट करना है। समीशन लेमडा स्क्वायर हमें चाहिए और इसको डिवाइड कर देना है 3 के ऊपर नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास है फर्स्ट लोडिंग की, वो है 3। तो इंटर, तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से हमने तमाम फैक्टर के CR और AVE कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आउटपुट विंडो में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, FK, FS1, FS2, हर एक के आपने वैल्यूज फैक्टर लोडिंग लेनी है और इसी तरीके से मैनुअली आप एक्सेल के अंदर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो मेन टॉपिक था कि हम किस तरीके से कंपोजिट रिलायबिलिटी को और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी को कैलकुलेट करते हैं, प्लस दूसरे अदर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है जिसमें फेस है, कंटेंट वैलिडिटी है, कंक्रीट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और टाइप्स है, हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और आखिर में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन वगैरह तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसकी जल्द मैं रिस्पॉन्स दे दूँ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।